आज हम गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गोनेड्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है और बिल्कुल कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ताकि हमें सही समझ आए। गोनेड्स एक्चुअली इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स एंड व्हाट इज़ ग्लैंड? ग्लैंड इज़ अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच रिलीज और secrete a specific secretions which are known as a hormone. सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे थोड़ा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी। एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली इसकी स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये ग्लैंड से बना हुआ है, ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है। तो ग्लैंड्स का ये सिस्टम, इसमें कौन से ग्लैंड्स शामिल हैं? तो इनमें थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ इसमें थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है। इसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के साथ साथ गोनेड्स भी है। तकरीबन 20 डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद है बॉडी में। हमें पता है कि ग्लैंड्स जो है ना, ग्लैंड्स इसकी 3 मेन इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। एक है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरा टाइप है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन, एंडो मीन इनसाइड एंड क्राइन मीन सिक्रीशंस। ये वो ग्लैंड है जो कि अपनी सिक्रीशंस को, अपने हार्मोन्स को ब्लड में सिक्रीट करता है और फिर ये ब्लड उन हार्मोन्स को साइट ऑफ एक्शन जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचा देता है। एक्सो मीन आउटसाइड, ये वो ग्लैंड है जो कि अपनी हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू स्पेशल डक्ट्स रिलीज़ करते हैं और वो स्पेशल डक्ट्स हार्मोन को या उनकी सिक्रीशंस को साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाता है। तो ये इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स है जो कि अपनी हार्मोन्स को डक्ट के ज़रिए भी रिलीज़ करता है और इसके साथ साथ ब्लड में भी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास गोनेड्स भी शामिल हैं। सो व्हाट आर गोनेड्स? गोनेड्स आर एक्चुअली, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो गोनेड्स आर एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड विच वी स्टडी इट इन एंडोक्राइनोलॉजी। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है गोनेड और जनरली हम इसको कहते हैं कि दीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर हम गोनेड्स की थोड़ा सा तफसील पढ़े और डिटेल में जाएं तो गोनेड्स जो है ना, ये इसकी फंक्शंस अब थोड़ा हम डिस्कस करें तो इसकी फंक्शन 2 किस्म का फंक्शन है। या तो ये इसका इनका फंक्शन साइटोजेनिक होगा, साइटोजेनिक, और या इनकी फंक्शन एंडोक्राइनिक होगा। मीन साइटोजेनिक फंक्शन का मतलब है साइटो मीन सेल एंड जेनिक मीन जनरेशन। सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेशल सेल्स को भी तैयार करते हैं, स्पेशल सेल्स को भी रिलीज़ करते या सिक्रीट करते हैं। उन सेल्स को हम सेक्स सेल्स कहते हैं और वो सेक्स सेल्स जो कि उनको हम मेल में स्पर्म कहते हैं और फीमेल में उनको हम एग्स या ओवम कहते हैं। So these are the cells. This is the cytogenic function of the gonads. और इसके जो एंड्रोजेनिक फंक्शन है, तो एंड्रोजेनिक फंक्शन क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर भी काम करते हैं और इसकी वजह से ये जो है रिलीज़ करते हैं स्पेशल हार्मोन्स विच वी कॉल गोनेड्स हार्मोन। As we said, gonads are male और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो गोनेड्स ये मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। मेल के केसेस में
इनको हम कहते हैं टेस्टीज। सो गोनेड्स आर ऑफ टू टाइप्स। इफ गोनेड आर प्रेजेंट इन मेल देन दे आर कॉल्ड टेस्टीज, और फीमेल में गोनेड को हम कहते हैं ovaries. So gonads are of two types, testes and ovaries. Testes are male gonads and ovaries are female. यहाँ पर हम दोनों गोनेड्स की या टेस्टिस और ओवरीज की साइटोजेनिक फंक्शन डिस्कस नहीं करते। यहाँ पर हम इनकी एंडोक्राइनिक फंक्शन डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर ये क्या हार्मोन रिलीज़ करते हैं, तो कौन से हार्मोन से उनकी फंक्शंस क्या है, और ये गोनेड्स जो है ना किस ग्लैंड के कंट्रोल में है, कौन सा ग्लैंड है जिससे हार्मोन रिलीज़ हो जाए फिर गोनेड्स अपने हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो ये सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम थोड़ा सा आ जाए कि टेस्टिस कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं, तो टेस्टिस असल में मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। इनमें से इम्पोर्टेंट हार्मोन जो कि डोमिनेंट हार्मोन है मेल में, उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के अलावा और भी हार्मोन्स हैं जो कि मेल में टेस्टिस रिलीज़ करते हैं। उन हार्मोन्स में हमारे पास शामिल हैं डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, इसके साथ साथ एक्टिविन्स हार्मोन्स है और इनहिबिशन करता है। तो ये मुख्तलिफ हार्मोन की जो कि टेस्टिस से रिलीज़ होती है। इसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट में ये एस्ट्रोजन्स भी रिलीज़ करते हैं, और एस्ट्रोजन फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है। मेल में भी इसके फंक्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये मेल में बहुत कम रिलीज़ होती है, ये भी पढ़ेंगे। और ओवरीज जो है ना, ओवरीज से कौन से हार्मोन रिलीज़ होती है, तो ओवरीज से जो मेन डोमिनेंट हार्मोन है उनमें हमारे पास शामिल है एस्ट्रोजन जो हमने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है। अब ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते, ओवरी से तो होती, लेकिन ओवरीज में कहाँ से होती है और टेस्टिस में कहाँ से होती है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये स्पेशल सेल्स है टेस्टिस के अंदर, और उन सेल्स को हम कहते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स इन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, तो बिफोर द प्रेगनेंसी ये एस्ट्रोजन रिलीज़ होती है फ्रॉम द फोलिकल सेल्स। फोलिकल सेल्स ये सेल्स है, इसके अंदर ओवम मौजूद होती है जो कि फ्यूचर में फर्टिलाइज्ड होके एम्ब्रियो बनाता है। तो फोलिकल सेल्स ये रिलीज़ करते कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब फोलिकल सेल से ओवम निकल जाए फिर उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटम। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है उनको हम ये रिलीज़ होती है कार्पस ल्यूटम से। So these are the parts inside the gonads which release testosterone, estrogen and progesterone. अब हम अगर ये लेडिक सेल्स को जानना चाहें कि ये लेडिक सेल्स कहाँ पे होते हैं, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करना है, और इन फोलिकल सेल और कार्पस ल्यूटम के लिए हमने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करना है। सो लेट्स सी a little about the female and male reproductive system. First we are going to discuss the male reproductive system. अगर इस पे बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड टेस्टीज। सो हम डिस्कस करेंगे टेस्टीज को। टेस्टीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेस्टीज़ फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि टेस्टीज़ इनकी तादाद कितनी है, तो देयर आर 2 टेस्टीज़। और जब टेस्टीज़ की बात करते हैं तो टेस्टीज़ का जो लफ्ज़ है प्लूरल है असल में,
और इसका सिंगुलर को हम टेस्टिस कहते हैं। स्पेलिंग में सिर्फ आई का फ़र्क है, टेस्टिस। तो देयर आर 2 टेस्टिस इन द मेल, 2 इन नंबर। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे मौजूद होती है? तो दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेनिस एंड द पेल्विक रीजन आउट ऑफ द एब्डोमेन इन पाउच, स्किन पाउच नोन एज अ स्क्रूटम। सो ये आउट ऑफ द एब्डोमेन मौजूद होते हैं स्पेशल पाउच में, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रूटम। अगर हम थोड़ा सा इसका डायग्राम ड्रा करें, सो दिस इज़ these we can say this is one testis and this is the other testis, and this is known as a scrotum. Scrotum is out of abdomen. It is a very important point. एब्डोमेन से स्क्रूटम क्यों बाहर है? इसलिए कि टेस्टिस का जो फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस सही तरीके से, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर क्या है? बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, और इसलिए टेस्टिस बॉडी से बाहर बनाए हैं। तो ये टेस्टिस, अगर हम एक टेस्टिस को ले लें और इसको इंटरनली स्टडी करें, तो एक टेस्टिस इसकी हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक टेस्टिस है, अच्छा, इस टेस्टिस के बैक साइड पे यहाँ पे एक इस तरह का डक्ट मौजूद होता है। दिस डक्ट इज नोन एज एपिडाइडिमस। और इसके साथ साथ एपिडाइडिमस के लिए और डक्ट्स आते हैं जो कि निकलते हैं टेस्टिस से, और इन डक्ट्स को हम कहते हैं, दीज डक्ट्स आर कॉल्ड, जो कि ये स्पर्म को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द टेस्टिस to the epididymis. These are called duct efferentia or vas efferentia. अब हम टेस्टी को अगर अंदर से देखें तो इंटरनली टेस्टीज, ये इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर इस तरह के ट्यूब्स मौजूद होते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर है ये जो कि ब्लैक में मैंने क्लोज किया, इसको कहते हैं लब्यूल। अब जो लब्यूल है, लब्यूल के अंदर ये लब्यूल कितनी होती है? ये 250 से लेकर 300 तक होती है। मतलब एक टेस्टिस के अंदर इतने लब्यूल्स मौजूद होते हैं। और फिर एक लब्यूल को अगर आप ले लें तो एक लब्यूल के अंदर 1 to 4 ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। वाई दे आर कॉल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल? बिकॉज इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके अंदर सेमन की प्रोडक्शन होती है। और सेमन क्या है? सेमन के अंदर स्पर्म होती है। ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे इस तरह लब्यूल्स के अंदर मौजूद होती है। अब हम अगर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ले लें तो दिस इज़ अ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये हमने दूसरा ट्यूब्यूल ले लिया। दोनों सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बिल्कुल बीच में या इनके इर्द गिर्द सेल्स मौजूद होती हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं
लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स, और हमें पता है कि लीडिक सेल्स आर द सेल्स which release the most important male sex hormone known as a testosterone। तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ से लीडिक सेल से रिलीज़ होती है। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसका जो ये एपिथेलियम है या इसका जो मेम्ब्रेन है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाएं तो इसका मेम्ब्रेन, ये जो एपिथेलियम है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते तो ये दिस इज़ द एपिथेलियम ऑफ व्हाट, ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस एपिथेलियम के अंदर दो किस्म के सेल्स मौजूद होती हैं। एक ये सेल्स है जो कि बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह मौजूद होती है, और एक ये सेल्स है there are two types of cell in the epithelium of the seminiferous tubules। ये जो ब्लैक कलर से हमने ड्रा की है ये सेल्स, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोजेनिक सेल। और ये जो सेल है जो कि ब्लू से हमने ड्रा किया, इनको हम कहते हैं सर्टुली सेल्स। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सर्टुली सेल्स है और स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम तो क्या करता है, ये तो स्पर्मेटोजेनिस प्रोसेस से पास होके इस तरह आगे जाते हुए स्पर्मेटाइड में, और फिर इस तरह ये स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्म में से स्पर्म बनते हैं। और स्पर्म क्या करते हैं, स्पर्म जो है ना, ये जो ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे रिलीज़ होते हुए कहाँ जाते हैं, आगे आते हैं वेस एफ्रेंशिया में, और एफ्रेंशिया से फिर एपिडाइडिमस में, फिर डिफरेंशिया में, और फिर ये स्पर्म यूरेथ्रा में आते हैं। हमने कहा कि लेडिक सेल्स ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, और दिस इज़ द मेल डोमिनेंट हार्मोन। इस हार्मोन का इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हार्मोन एक्ट करता है ऑन द एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फॉर इट्स डेवलपमेंट। और इसके बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये डेवलप होता है, और ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स पैदा करते हैं, और स्पर्मेटोगोनियम सेल से स्पर्म बनते हैं। तो असल में ये सेल्स, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये एपिथेलियम को स्टिमुलेट करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। और सर्टुली सेल्स जो है ना, सर्टुली सेल्स ये असल में सपोर्टिव और नरिशमेंट सेल्स हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया को सपोर्ट करता है, उनको सपोर्ट देता है और उनके नरिशमेंट में हेल्प करता है। तो दीज आर सपोर्टिव सेल्स। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिनको हम GnRH कहते हैं, ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। और ये कहाँ आते हैं, ये डायरेक्टली आते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास 3 पोर्शन या 3 लूब्स है। तो इनमें इंटीरियर पिट्यूटरी, ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी से 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं LH हार्मोन्स, और एक को हम कहते हैं FSH यानी फोलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। LH हार्मोन का फंक्शन क्या है, LH हार्मोन का फंक्शन ये है कि जो हमारे पास लीडिक सेल्स है, लीडिक सेल्स, इनको स्टिमुलेट करता है ताकि ये सेल्स रिलीज़ करे व्हाट, ताकि ये सेल रिलीज़ करे टेस्टोस्टेरोन को। और जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो जाए इन सेल से, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन करेगा ये जो एपिथेलियम है इसको स्टिमुलेट करेगा ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करे। और इसके साथ साथ FSH हार्मोन, फोलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आता है और ये सर्टुली सेल्स को एक्टिवेट करता है, इसको
स्टिमुलेट करता है ताकि ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में अपना रोल प्ले करे। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये हेल्प करता है या सपोर्ट करता है विद स्पर्मेटोगोनियम टू फॉर्म स्पर्म, और इसकी नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये तो टेस्टोस्टेरोन की एक फंक्शन हो गया। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के और भी फंक्शंस हैं। मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर सेक्स करेक्टर है, ये भी मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी इसके कंट्रोल में। इनमें क्या आता है? इनमें हमारे पास बॉडी पे हेयर का पैर होना, इसके साथ साथ मेल की जो आवाज़ होता है ये बढ़ जाना, आवाज़ लाउड हो जाना और आवाज़ जो है ना डीप हो जाना। और इसके साथ साथ मेल का जो बॉडी है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बॉडी जो मेल का है ये मैसिव होना, बोन स्ट्रांग होना, ये सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती हैं। यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, ओवर सिक्रिएट हो जाए, तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस फास्ट होगा और जिससे ज़्यादा स्पर्म बनेगा। जब स्पर्म की मकदार 20 मिलियन पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर इनकी नॉर्मल रेंज से ये बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है कि ये जो सर्टोरी सेल्स हैं, सर्टोरी सेल्स हार्मोन रिलीज़ करते हैं। उन हार्मोन्स को हमने कहा कि इनहिबिन्स भी टेस्टिस से रिलीज़ होते हैं, तो इनहिबिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इनहिबिन क्या करते हैं? इनहिबिन डायरेक्टली जाता है हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है और हाइपोथैलेमस को ये इनहिबिन स्टॉप करता है टू रिलीज़ द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो जब हाइपोथैलेमस को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की रिलीज़ करने से स्टॉप कर देता है, इसके बाद क्या होता है कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का रिलीजिंग बंद होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को कोई स्टिमुलेशन या कोई सिग्नल नहीं आता कि वो एलएच या एफएसएच को हार्मोन रिलीज़ करे, या इसकी जो सिक्रेशन है ये कम होती है, तो फिर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन भी कम होती है। इस तरह स्पर्म का जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये भी कम होता है। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि जो हार्मोन एस्ट्रोजेंस है, जो कि फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है, ये एस्ट्रोजेंस मेल में भी थोड़े बहुत मिक़दार में रिलीज़ होती है। मेल के टेस्टिस से ये रिलीज़ होती है और एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज़ होती है। इसके बहुत सारे फंक्शंस बॉडी में और भी है, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं फीमेल में जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है उनको एक्टिवेट करता है या उनको कंट्रोल करता है। तो मेल में भी उन मेल का जो चेस्ट है, या इसको हम कहते हैं कि मेल का जो ब्रेस्ट है, मेल का ब्रेस्ट को कंट्रोल करता है, इसकी डेवलपमेंट को, इनकी मसल्स को। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एस्ट्रोजन की रिलीज़ मेल में ज़्यादा होता है, तो जब एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो मेल में भी ब्रेस्ट जो कि नॉर्मल इसकी रेंज है इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को फिर हम, जब मेल का जो ब्रेस्ट है वो ओवर ग्रो करे, इस कंडीशन को हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया, बट इट इज़ वेरी रेयर। आई होप कि हमने मेल सेक्स हार्मोन्स को डिटेल में डिस्कस करके समझाया होगा। अब हम आते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स और हम डिस्कस करते हैं कि फ़ीमेल सेक्स हार्मोन्स और ये कहाँ से रिलीज़ होती है, इनकी सारे डिटेल पढ़ते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरीज़ और ओवरीज़ के हार्मोन्स। ये ओवरीज़ और फीमेल गोनेड्स, ओवरीज़ की तादाद 2 होते हैं और ये लोकेटेड होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द यूट्रस। सो लेट्स से दिस इज़ यूट्रस, दिस इज़ यूट्रस, और यूट्रस के जो साइड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे क्या मौजूद है? ये ओवरीज़ है। और इस तरह का एक स्ट्रक्चर्स मौजूद होता है बोथ ओवरीज़ की तरफ। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं
ओविडक्ट। और इस ओविडक्ट का काम क्या है? यहाँ एक तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। दूसरी बात ये कि ये यहाँ से ओवम लेकर यूट्रस तक पहुँच जाता है। यूट्रस के 3 मेम्ब्रेन होते हैं। ये यूट्रस है, यूट्रस इसके 3 मेम्ब्रेन है। सबसे जो इंटरनल मेम्ब्रेन है इसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। और जो सबसे बाहर है इसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, और जो कि दरमियान वाला है, दरमियान वाले को हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर है विच एंटर टू द यूट्रस, दिस इज नोन एज वेजाइना। Okay, this is a little bit about the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल। नाउ हमें पता है कि ओवरीज में क्या रिलीज़ होती है? ओवरीज में हार्मोन्स रिलीज़ होती है, और उन हार्मोन्स का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे रिलीज़ होते हैं। और हमने कहा था ना कि ओवरीज से एस्ट्रोजन, ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होते हैं। अब एस्ट्रोजन हमने कहा था कि ये फोलिकल सेल से रिलीज़ होती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फोलिकल सेल्स क्या है, और इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटम से रिलीज़ होती है। तो ये भी जानें कॉर्पस ल्यूटम क्या है। इसलिए हम ये यूट्रस ड्रा करते हैं, इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर या एनाटॉमी स्टडी करते हैं। अब ये यूट्रस है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके इस तरफ बनाते हैं। दिस इज़ यूट्रस लेट्स से। और यूट्रस में इसका जो जर्मिनल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल मौजूद होते हैं। सेल्स तो ऑलरेडी होते हैं, और ये सेल 2 इन होते हैं। इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है डबल होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं ओगोनियम। ये वो सेल है जिनसे ओवम बनेगा। ओवम मीन एग बनेगा इन फीमेल। ये ओगोनियम सेल्स में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के नतीजे में बहुत सारे ओगोनियम सेल्स बनते हैं। इनमें से हम सिर्फ एक सेल अगर ले लें, तो लेट्स से ये एक सेल है, और इस एक सेल के इर्द गिर्द और सेल्स के एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनता है। नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर में ड्रा किया है, इसको हम फोलिकल्स या फोलिकुलर या ओवरीन फोलिकल्स कहते हैं। और इसके अंदर जो सेल मौजूद है, ये असल में ओगोनियम है। नाउ जब फोलिकल सेल्स और ओगोनियम भी मौजूद हो, तो इसको फिर हम कहते हैं प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट, ये प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट क्या करता है? प्राइमरी ओसाइट ड्यूरिंग फीटल कंडीशन स्टेज, ये प्राइमरी ओसाइट ड्यूरिंग फीटल स्टेज मियोसिस 1 स्टार्ट करता है। बट मियोसिस 1 में विद फोलिकल सेल्स इसके इर्द गिर्द होंगे, और इसके अंदर ये प्राइमरी ओसाइट मौजूद है। ये मियोसिस 1 स्टार्ट करता है, बट प्रोपेज 1 में ये रुक जाता है, और आगे मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ये इंतज़ार करता है फॉर द प्यूबरिटी ऑफ द फीमेल। जो फीमेल की एज 10 से 14 इसके दरमियान हो जाए, तब एक हार्मोन जिसका नाम है LH हार्मोन, LH हार्मोन आता है, और LH हार्मोन स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को? इन फोलिकल सेल्स को, और इससे जो ओवम है या एग है इसको रिलीज़ करता है। सो नाउ एग इज़ रिलीज्ड। दीज आर फोलिकल सेल्स। फोलिकल सेल रप्चर हो जाते हैं, और इससे क्या रिलीज़ होते हैं? ओवम रिलीज़ होते हैं। नाउ ये जो फोलिकल सेल्स है, अब इनको हम फोलिकल सेल नहीं बल्कि इनको हम कहते हैं कॉर्पस
ल्यूटम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉलिकल सेल्स थे, फॉलिकल सेल्स भी हार्मोन रिलीज़ करता है और इस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। और ये जो कार्पस ल्यूटम बन गया, कार्पस ल्यूटम भी हार्मोन रिलीज़ करता है एंड दिस हार्मोन इज़ नोन एज अ प्रोजेस्टेरोन। यहाँ हमने कहा कि एस्ट्रोजन इज रिलीज बाय फॉलिकल सेल्स एंड प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज बाय कार्पस ल्यूटम। सो ये कार्पस ल्यूटम है और ये फॉलिकल सेल्स है जो कि एस्ट्रोजन को रिलीज़ करता है। इस इनके फंक्शंस पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ये प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और इसके नतीजे में इनकी जो तादाद है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो रिड्यूस होते हैं और इससे एक सेकेंडरी, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस प्राइमरी और सेकेंडरी ओसाइट के मुकाबले में ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होता है, स्मॉलर। सो दिस इज़ फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये दोनों, ये भी मियोसिस करेगा, ये भी मियोसिस करेगा, तो मियोसिस को कंप्लीट करेगा। मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया। मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में ऐसा होता है कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 कंप्लीट स्टार्ट करता है बट ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता। मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 में ये ओसाइड, मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 में ये वो ओसाइड क्या होता है, ये सेकेंडरी ओसाइट रुक जाता है और मियोसिस 2 को कंप्लीट नहीं कर सकता। कब तक, जब तक स्पर्म ना आ जाए। ये स्पर्म को वेट करता है यहाँ पे, तो जब स्पर्म आ जाए और स्पर्म इसको फर्टिलाइज करे, देन ये सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 रैपिडली कंप्लीट करता है और इससे क्या बनता है, इससे ज़ायगोट बनता है। और एक जो है ना हमारे पास सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है या सेकेंड पोलर बॉडी, और ये भी मियोसिस करते तो इससे भी 2 पोलर बॉडीज़ बनते हैं। अब ये तीनों पोलर बॉडीज़, इनकी साइटोप्लाज्म कम होती है तो ये डीजनरेट होती है और ये जो ये सेकेंडरी ओसाइट था, इसका ज़ायगोट इससे बनता है क्योंकि इसके साथ स्पर्म मिल गए हैं। अब ये ज़ायगोट क्या करता है, ये ज़ायगोट रिलीज़ करता है इस एक हार्मोन को और इस हार्मोन का नाम है HC। ये हार्मोन आता है और ये कार्पस ल्यूटम को स्टिमुलेट करता है कि बराए मेहरबानी आपने डीजनरेट नहीं होना है क्योंकि ज़ायगोट बना है। और जब तक ये ज़ायगोट, क्योंकि ये एक दिन तो नहीं लेता, ये ज़ायगोट यहाँ से, मतलब जब ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ज़ायगोट यहाँ पे बन गया, तो ये ज़ायगोट यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करता है और पहुँचता है कहाँ पे, ये पहुँचता है असल में यूट्रस में। ये तकरीबन 7 डेज़ टाइम लेता है। तो ये ज़ायगोट ख़ुद ही HC हार्मोन को रिलीज़ करता है ताकि कार्पस ल्यूटम ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि कार्पस ल्यूटम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है। इसके साथ साथ जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है इसको भी प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो विच इज़ कमिंग फ्रॉम द ओविडक्ट। नाउ ये जो यूट्रस है ये तैयार होता है ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब अगर ये स्पर्म नहीं आए और ये पेनिट्रेट ना हो गए और फर्टिलाइजेशन ना हो गई तो फिर क्या होगा, फिर ये जो सेकेंडरी ओसाइट है या ऊवम है, ये यहाँ पे ही इसकी डीजनरेशन हो जाएगी और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे FSH और LH का क्या रोल है, तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस ये गोनेडोट्रोपिक
रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज़ करे, एक LH हार्मोन और दूसरा FSH। LH हार्मोन का फंक्शन हमने पढ़ा कि LH हार्मोन आते हैं और ये फॉलिकल्स से ऊवम को निकालता है, इसकी स्टिमुलेशन करता है। और ये LH हार्मोन इस रप्चर फॉलिकल को एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटम। और कार्पस ल्यूटम हमने कहा कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है। अब FSH की क्या फंक्शन है, FSH का क्या फंक्शन है, तो FSH ये असल में एक्ट करता है ऑन द फॉलिकल सेल्स फॉर इट्स मैच्योरेशन, ताकि ये फॉलिकल सेल्स मैच्योर हो जाए और ये फॉलिकल सेल्स एस्ट्रोजन को रिलीज़ करे। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द FSH। बोथ ऑफ द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब हम ये थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है और प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन पहले पढ़ते हैं। एस्ट्रोजन रिलीज़ होती है फ्रॉम द फॉलिकल सेल्स, और जब प्लेसेंटा बन जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा बनता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। और ये प्लेसेंटा जब बन जाए तो प्लेसेंटा बनने के बाद, यानी फॉर्मेशन के बाद, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्लेसेंटा से रिलीज़ होती है। तब तक तो ये ज़ायगोट HC हार्मोन रिलीज़ करते हैं ताकि कार्पस ल्यूटम ये डिजनरेट ना हो जाए, और तब तक वेट करे जब तक ये जो ज़ायगोट या एम्ब्रियो है ये इम्प्लांटेड हो जाए टू द एंडोमेट्रियम। सो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, एस्ट्रोजन के फंक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये विजाइना जो है ना, इसकी ग्रोथ करता है। इन फीमेल इट ग्रो द विजाइना। इसके साथ साथ इसका जो फेलोपियन ट्यूब है, ये वाला ट्यूब, ये इसकी डेवलपमेंट करता है, फेलोपियन ट्यूब डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ये जो यूट्रस है, यूट्रस का जो इंटरनल मेम्ब्रेन है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसको स्पॉन्जी बनाता है, इसको प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। एंड जो खुराक, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन, एंजाइम वगैरह, ये भी ये एंडोमेट्रियम को एक्टिवेट करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें तैयार करें। अगर एम्ब्रियो ना आई तो फिर क्या होगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, और ये जो एंडोमेट्रियम तैयार हो चुका है, जो कि इसमें ब्लड के वेसल्स, डेंस ब्लड वेसल्स है, इसके साथ साथ वाटर, इसके साथ साथ प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह सारे शेड आउट हो जाएंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और यूट्रस की प्रिपरेशन के साथ साथ इसका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, जो कि फीमेल में हम डिस्कस करें, तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में फीमेल के जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड जो है ना, मेमोरी ग्लैंड, इनकी डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ फीमेल का जो वॉइस है, वॉइस इसकी थिन होना या इसकी जो पिच है वो कम होना और स्वीट होना, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है जो कि एस्ट्रोजन से कंट्रोल होती है। एस्ट्रोजन्स की और भी टाइप्स हैं। इनकी टाइप्स में हमारे पास आते हैं एस्ट्रोडायोल और एस्ट्रोन, और इसके साथ साथ एस्ट्रोल, बट दीज आर नॉट अंडर डिस्कशन फॉर टुडे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन की फंक्शन क्या है। तो प्रोजेस्टेरोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन की एक फंक्शन ये है कि ये स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है। प्रोजेस्टेरोन स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी में रोल अदा करता है। इसके साथ साथ जब
फीमेल प्रेग्नेंट हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ब्रेस्ट के जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इट इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। सो जब प्रेगनेंसी होती है इसके दौरान इसका जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होता है, ये इसमें प्रोजेस्टेरॉन का इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके साथ साथ कुछ और हार्मोन्स भी है जो कि बड़े इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। इनमें हमारे पास एक है प्रोलेक्टिन। इंटीरियर पिट्यूटरी जो है, इंटीरियर पिट्यूटरी ये प्रोलेक्टिन को भी रिलीज़ करता है। प्रोलेक्टिन लैक्टेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये जो मिल्क मेमोरी ग्लैंड में मिल्क से रिलीज़ होती है, तो दिस इज़ ड्यू टू द प्रोलेक्टिन जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। और एक और हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बेबी की बर्थ होती है, इस दौरान ये जो यूट्रस है इसकी कंट्रैक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ ये इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द निपल्स ऑफ द ब्रेस्ट, इसमें भी इसका रोल है। तो दिस इज़ दीज आर आल्सो रिलेटेड विद द फीमेल। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कुछ ना कुछ। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।